व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको बेसिक्स कराए सारे के सारे, सारी एडजस्टमेंट्स लिखवाई। फिर मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलग से भी क्वेश्चंस कराए। आज मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कुछ एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ। छोटा सा पार्ट रहेगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे सवाल आते हैं, एंड वी आर ऑल सेट फॉर द बिग क्वेश्चंस। तो आइए जल्दी से आज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक ओवरव्यू लेते हैं, छोटे क्वेश्चंस एक दो करके देखते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बड़े क्वेश्चंस की तरफ। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को करने से पहले एक बार हम बेसिक्स, जल्दी से ये क्वेश्चन है मैं आपको भी कराने वाला हूं। एक बार हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो मेनली चीजें आती हैं वो आती हैं दो, एक तो शेयर कैपिटल और एक डिबेंचर्स, राइट, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स। तो शेयर कैपिटल और लोन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो यहां आएगी। तो एक तो हम बोलेंगे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहां पे आएगा। दूसरा इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहां पे आएगा। तीसरा इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यहां पे आएगा। चौथा कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी यहां पे आएगा। ठीक है, अब आपने अगर शेयर इशू करे हैं तो डिविडेंड पेड, डिबेंचर इशू करे हैं तो इंटरेस्ट पेड। ये बच्चों हमारे पास मेनली इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट का भी इंक्रीज या डिक्रीज, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये मेनली हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो बड़े ध्यान से आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां आती है। करते चलो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सही है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वैसे मैंने आपको फॉर्मेट में सारा समझाया ही है। चलो अब चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है आपको 2018-19। अब देखो कल जो क्वेश्चन कराया था उसमें पहले प्रीवियस था फिर करंट था, इसमें पहले करंट है फिर प्रीवियस है। तो बड़े ध्यान से ईयर को जरूर देखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। जो आपका एग्जामिनर है वो ईयर पे जरूर घुमाएगा आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से इसको देखना है। ओके, आओ सर, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में चीजें बनाता हूँ। यहां बनाते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर्स एंड दिस इज योर अमाउंट। सही है सर। आओ अब देखते हैं जल्दी से कि सर ये इक्विटी शेयर पे एडजस्टमेंट है, ये प्रेफरेंस शेयर पे एडजस्टमेंट है, ये डिबेंचर पे एडजस्टमेंट है, ये इक्विटी शेयर पे है, ये भी इक्विटी शेयर। चलो सर, इक्विटी शेयर्स पे पहले ध्यान देते हैं। इक्विटी शेयर पिछले साल 6 लाख के थे, इस साल 8 लाख के हैं, यानी जो शेयर्स हैं 6 से 8 हो गए, बढ़ गए। इसका मतलब इशू ऑफ शेयर्स तो आएगा ही आएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर। सर कितने के इक्विटी शेयर्स? 6 से अगर 8 हो गए हैं बच्चों तो 2 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे गए। 2 लाख रुपए आए आपके पास, 6 लाख से 8 लाख हो गया तो शेयर का पैसा आया होगा। अब इस पे एडजस्टमेंट देखो, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 15% प्रीमियम। लो सर, जो नए इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं वो 15% के प्रीमियम पे हुए हैं बच्चों। तो 15% का प्रीमियम हो गया, इसका मतलब 2 लाख पे 15% 30,000 का तो प्रीमियम भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स, 30,000 रुपए का प्रीमियम भी आ गया। और कुछ अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स पे 10,000 रुपए की अंडर राइटर ने कमीशन भी ली है। कमीशन आपको पे करनी पड़ती है, तो 10,000 रुपए माइनस में लिख दूंगा मैं यहाँ पे, अंडर राइटिंग कमीशन पेड।
अंडर राइटिंग कमीशन पेड। अगर आप चाहो तो इसको पूरा 220 दिखा सकते हो बाहर, 2 लाख आए प्लस 30,000 प्रीमियम का आया 230 माइनस 10, तो 220 हमारे पास आ जाता है, सही है ना। तो हम लोग इक्विटी शेयर्स को ये बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स इशू हुए, उस पे ये प्रीमियम भी मैंने दिखा दिया, ये अंडरराइटिंग कमीशन भी दिखा दिया। और इक्विटी शेयर्स का यहाँ डिविडेंड के बारे में लिखा हुआ है, देखो प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स प्रीवियस ईयर करंट ईयर। अब सर जो डिविडेंड होता है आपको पता है ना, करंट ईयर तो लेना ही नहीं है, तो इसको तो बिल्कुल भूल जाओ। प्रीवियस ईयर ही डिविडेंड पेड है, प्रीवियस ईयर ही डिविडेंड प्रपोज्ड है, तो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स यही आएगा यहाँ पे। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स बच्चों हमारे पास आ जाएगा 90,000 रुपीज। ये भी हम माइनस में शो कर देंगे, पैसा गया होगा आपके पास से, शेयर का पैसा आया, प्रीमियम का पैसा आया, अंडरराइटिंग कमीशन दी और डिविडेंड भी दिया, डन है सर। अब हमने ये भी कर लिया, इक्विटी शेयर्स का काम हमारा हो गया है, सही है सर। प्रेफरेंस शेयर पे चलते हैं, चलो। प्रेफरेंस शेयर पिछले साल 2 लाख के थे, इस साल है ही नहीं, जीरो। अगर जीरो हो गए हैं तो रीपेमेंट हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का, तो मैं यहां पे लिखूंगा रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। लो सर, प्रेफरेंस शेयर भी 5% के प्रीमियम पे रिडीम करे गए हैं। 5% के प्रीमियम पे अगर रिडीम करे गए हैं तो 2 लाख और 2 लाख का 5% 10,000, तो हमारे पास जो पेमेंट हुआ है वो 2,10,000 रुपए का हुआ है। सर ये कैसे पता चला? बेटा देखो पिछले साल 2 लाख के शेयर्स थे, इस साल जीरो है ही नहीं, इसका मतलब सारा पैसा दे दिया। और नीचे लिखा हुआ है कि 5% के प्रीमियम पे, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पे, तो 2 लाख का 5% कितना होता है 10,000, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए तो 2,10,000 यहां जाएगा रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डन। आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा आप देखो प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 12% लगा हुआ है, तो 12% डिविडेंड तो आपको देना पड़ेगा। सर अब डेट ही नहीं है, तो कभी भी डेट ना हो तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा मानो लास्ट में ही इशू करा गया, लास्ट में ही रिडीम करा गया, है ना। कभी भी डेट ना हो बच्चों तो ऑलवेज एज्यूम इट टू बी द लास्ट। नए शेयर इशू हुए तो भी ईयर एंड पे हुए, रिडीम हुए तो भी ईयर एंड पे हुए। इसका मतलब ये जो पेमेंट हुआ है 2 लाख का ईयर एंड पे हुआ होगा, तो डिविडेंड तो देना ही है ना। तो 2 लाख रुपए का डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये आएगा बच्चों 2 लाख पे 12%, 2 लाख पे 12%, 24,000 24,000 का आप डिविडेंड दोगे प्रेफरेंस शेयर्स पे, डन सर। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन भी कर दिया, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी दे दिया। अब क्या बचता है, डिबेंचर बचते हैं बस। डिबेंचर जो है शुरू में 0 थे, बाद में 1 लाख के हो गए, तो इसका मतलब डिबेंचर इशू करे गए हैं। शुरू में तो 0 थे, इस साल 1 लाख का लोन आ गया। अब लिखा हुआ है जो डिबेंचर इशू हुआ है वो 1% डिस्काउंट पे हुए हैं, हमने डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब 1 लाख वाला लोन हमें 1% डिस्काउंट, 1,000 का डिस्काउंट 99 में होंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स, पैसा आएगा कितना 99,000। सर 99,000 क्यों, यहाँ तो 1 लाख लिखा है। बेटा लोन तो पूरा 1 लाख ही लिखा जाएगा ना बैलेंस शीट में। आपको पैसा कितना मिला, 1% डिस्काउंट पे मिला, तो 1% डिस्काउंट का मतलब हो गया 1,000 रुपए काट लो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, चाहे 1 लाख माइनस 1,000, 99,000 रुपीज में ये आ गया। अब सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट, ये 14% इंटरेस्ट है। अब बेटा फिर से वही बात है कि कब इशू हुए उसके बारे में कोई डेट नहीं है, तो मैं मानूंगा लास्ट में इशू हुए। तो अगर लास्ट में इशू हुए साल के लास्ट में, तो उस पर कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं है, तो देयर विल बी नो सेपरेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कुछ मुझे पे नहीं करना, बस मैं यहीं पे ये लिखूंगा। नीचे मैं एक नोट लिख दूंगा, एक नीचे नोट लिखूंगा, इट इज एज्यूम्ड दैट debentures are issued and preference shares are redeemed at the end of the year। मैं ऐसे नीचे एक नोट लिख दूंगा कि मैंने एज्यूम करा है कि डिबेंचर इशू करे गए हैं और प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे गए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। बस अब मैं यहाँ पे फाइनल वैल्यू निकालूंगा। सर फाइनल वैल्यू जल्दी से देख के बताओ, प्लस आ रही है नेगेटिव आ रही है? माइनस में तो 2,10,000 ही है, 90 भी है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले 2 लाख पॉजिटिव
प्लस 30,000 पॉजिटिव माइनस 10,000 माइनस 90,000 माइनस 2,10,000 माइनस 24,000 प्लस 99,000। तो 5,000 रुपए बच्चों मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, 5,000 रुपीज नेगेटिव आ रहा है, 5,000 रुपए नेगेटिव। तो हम लिख देंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपके पास 5,000 रुपए नेगेटिव आ गया। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अगर आप एज्यूम कर लेते कि डिबेंचर्स जो हैं इशू करे गए हैं बिगिनिंग में, या क्वेश्चन में गिवन होता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कई क्वेश्चंस में गिवन भी होता है, तो बिगिनिंग में या इंटरेस्ट गिवन होता तो 1 लाख पे 14%, 14,000 रुपए का इंटरेस्ट आ जाता, वो यहाँ पे होता तो आंसर 19,000 आ जाता। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन है क्या इंटरेस्ट, अगर गिवन है तो वो यहाँ पे आएगा, या कुछ बच्चे अगर एज्यूम करेंगे बिगिनिंग, जो कि मैं नहीं बोलता, मैं हमेशा एंड बोलता हूँ, तो फिर उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, तो आंसर विल बी 5। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ बच्चों आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी कोई भी क्वेश्चन अब छोटे आज ट्राई कर लो एक बार, कि आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। आई होप आपको इंटरेस्ट पे भी क्लैरिटी आया होगा थोड़ा सा। और इसके बाद बस हम कल से बड़े क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस कल और 2-3 क्वेश्चंस परसों, कैश फ्लो समाप्त। फिर हमारा बस रेशो बचेगा, रेशो को भी साथ साथ निपटाने की कोशिश करते हैं एंड चीजें खत्म हो जाएंगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से कैश फ्लो में क्लियर हुआ। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हर चीज़ मैंने आपको कैश फ्लो में बहुत अच्छे से समझाई है। इसी तरीके से पढ़ते रहना और बड़े क्वेश्चंस भी आप कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।